अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांसा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने लगे हैं जी अपना एमडी कैट का सेकंड टॉपिक्स जो है हमारे पास वर्क एंड एनर्जी, जो आपका चैप्टर 4 बनता है आपकी फर्स्ट ईयर की बुक का। तो आज हम पढ़ेंगे कि इसकी किस तरह से आपने बुक रीडिंग करनी है। फर्दर फिर हम लेक्चर और शॉर्ट लिस्टिंग देखेंगे। वर्क इज़ ऑफन थॉट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट इन फिजिक्स, हाउएवर द टर्म वर्क इन्वॉल्व्स टू थिंग, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं जी। वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट विच इज़ बीइंग पुल्ड बाय अ फोर्स एफ at angle theta to in the direction of the motion. The force displaces the object from position A to position B through a displacement D. तो ये हमारे पास जो पूरा 2-3 लाइंस थी, तो ये आपकी बिल्कुल भी काम की कोई नहीं है, तो आपने इनको कट कर देना है, आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। We define the work W done by the force F is a scalar product of the F and D। तो एक ही बात है इसके अंदर याद रखने के वाली कि हमारे पास ये स्केलर प्रोडक्ट है वर्क डन। उसके बाद बस आपने ये फॉर्मूला याद रखना है कि एफ डी कॉस थीटा। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे आते हैं हम। Thus the work done by the body by a constant force is defined as the product of the magnitude of the displacement, the component of the force in the direction of the displacement। तो ये भी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे चलते हैं। ऑन द पेल व्हेन अ पर्सन होल्डिंग द पेल बाय द फोर्स एफ इज़ मूविंग फॉरवर्ड। तो जब वो मूविंग फॉरवर्ड जा रहा है और उसने हाथ में ये पेल पकड़ी हुई है, तो फोर्स जो है वो हमारे पास उसके साथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना रही है, यानी 90 डिग्री बना रही है, और कॉस 90 ज़ीरो होते हैं, तो यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा। ठीक होगा। ऑन द वॉल उसने कहा है कि अब हम वॉल के साथ बना रहे हैं, तो ये हमारे पास उसके साथ परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे भी वर्क डन ज़ीरो है। ठीक है, इस तरह के कंपोनेंट्स में आपने देख लेना है कि वर्क डन ज़ीरो कहाँ हो रहा है, मैक्सिमम कहाँ हो रहा है। ये बातें आपने याद रखनी है, आपने कॉन्सेप्ट लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे चलते हैं जी। व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्स थ्रू अ डिस्टेंस डी, the event can be plotted by the simple graph. The distance is normally plotted along x-axis and the force along the y-axis. In this case, the force doesn't vary. The graph will be horizontal straight line. If the constant force F and the displacement D are the same direction, then the work done is Fd. Clearly shaded area is also Fd, hence the area under the force displacement curve can be taken to represent the work done by the force. In case of the force F is not in the direction of the displacement, the graph plotted between F cos theta and D। अच्छा, ये पूरा पैराग्राफ क्रॉस कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की, बार बार नहीं पढ़ना आपने। उसके बाद मैं आपको इसको ग्राफ से समझा देती हूँ। उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट वो डिस्प्लेसमेंट होती है या डिस्टेंस होती है, और जो एफ़ होता है वो वर्टिकल होता है। और अभी मैंने आपको बताया एरिया अंडर द ग्राफ कैसे करते हैं कैलकुलेट। हम एफ़ और डी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एफ़ डी वर्क डन के इक्वल होता है, तो एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज़ इक्वल टू द वर्क डन। और जिसकी स्लोप स्ट्रेट होती है उसकी स्लोप होती है ज़ीरो। तो ये बातें आपने हमेशा से याद रखनी है, हर चीज़ में आपने इनको रिलेट कर लेना है। उसके बाद आ जाता है जी वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, ऊपर वाला आपने सारा सब कुछ क्रॉस करना है, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये साइड वाली वो पेल और वो वॉल वाली आपने एक डायग्राम देखनी है। स्केलर क्वांटिटी ये याद रखना है हमने। If theta is less than 90 डिग्री, the work done is said to be positive, equal to 90 डिग्री। अब जैसे कि मैंने आपको पेल वाली एग्जांपल और वॉल वाली एग्जांपल बताया, 90 डिग्री होगा, cos 90 ज़ीरो होता है, तो वर्क डन इज़ ज़ीरो। अगर वो ग्रेटर देन 90 होगा तो वर्क इज़ नेगेटिव, और इसका यूनिट न्यूटन मीटर और जॉल होता है। तो ये जो 4 बातें हैं ये आपने याद रखनी है, इनको मार्क कर लें बस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स नॉट रिमेन कांस्टेंट विद द प्रोसेस ऑफ द वर्क डन। फॉर एग्जांपल, एज अ रॉकेट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ, वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी which varies as the inverse square of the distance from the earth center. Similarly, the force extended by the spring increases with the amount of stretch. How can you calculate the work done in such situation? ये वाला पैराग्राफ भी बिल्कुल फारिग था, इसको क्रॉस कर दें, कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। बार बार दी पाथ एक्स वाई होगा हमारे पास, ये वाला जैसे पाथ उसने दिखाया हुआ है। ठीक हो गया। अब उसके अंदर उसने फोर्स डिस्प्लेसमेंट आपको डिफरेंट दे दी है। जब आपके पास वेरिएबल पाथ होगा तो आपने पाथ को ना स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर लेना है, और फिर आपने W1 F1 डेल्टा D1 F2 डेल्टा D2, तो इस तरह से करके आपने सारे निकालने हैं और फिर उनको सारों को कैलकुलेट कर लेना है। ठीक हो गया। तो ये आपका एग्जैक्ट एक फॉर्मूला आना है, तो एज सच ये भी इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने इसको याद रख लेना है। उसके बाद ना इसका कभी न्यूमेरिकल आता है, ना कभी आपने सॉल्व करना होता है, और ना ये कोई इंपॉर्टेंट है।
We can imagine this graphically by plotting the f cos theta versus di. The displacement d has been subdivided into equal intervals. The value of f cos theta at the beginning of each interval is indicated in the figure. Now the ith shaded rectangle has an area fi cos theta I delta di, which is the work done during the ith interval, यानी जितने उसने इंटरवल बनाए उनके अंदर, उसके बाद इक्वल कर लिया उसके सम को, ठीक है. इफ़ वी सब डिवाइड द डिस्टेंस इनटू द लार्ज नंबर ऑफ इंटरवल सो दैट ईच डेल्टा डी बिकम्स वेरी स्मॉल, द वर्क डन बिकम्स मोर एक्यूरेट. तो जितने हम स्मॉल उसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उतना एक्यूरेट हमारे पास वर्क डन आएगा. प्रोज टू ज़ीरो, देन वी ऑब्टेन एन एग्जैक्ट रिजल्ट ऑफ द वर्क डन. तो ये भी पैराग्राफ आपको बार बार पढ़ने की, ये पूरे पर क्रॉस लगाएं, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है अंदर. उसके बाद जी ये एक फॉर्मूला आपने देख लेना है. इन दिस लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू ज़ीरो एंड दस द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स इन अ मूविंग अ पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू एरिया अंडर द फोर्स कॉस थीटा एट द डी डिस्प्लेसमेंट. तो ये भी बिल्कुल फारिग था, इसको भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. जैसे ये फॉर्मूला आपने पढ़ना है और ये भी फारिग हो गया, ठीक हो गया. उसके बाद आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करके देखना है. इस वाले रिक के अंदर हम सिर्फ उसको x इंटू वाई यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जो हमारे पास, सॉरी y मेरे पास कैसा डल गया है, x इंटू वाई कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं 1/2 x इंटू वाई. ठीक हो गया. तो इस तरह से करके तो आपने इसका एरिया फाइंड कर लेना है जब भी उसने वर्क डन का है. वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड पे आ जाते हैं. द स्पेस अराउंड द अर्थ इज विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड. ठीक है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड इन अ ग्रेविटेशन द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. इफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशन द वर्क डन इज पॉजिटिव. इफ द डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड द वर्क डन इज नेगेटिव. तो ये बात आपने याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट अगर ग्रेविटेशन की डायरेक्शन में है तो वर्क डन पॉजिटिव, अगर नहीं है तो वर्क डन इज़ नेगेटिव. तो ये एक बात आपने याद रख लेनी है. लेट अस कंसीडर, इसको आप मार्क कर लें या हाईलाइट कर लें. Let us consider an object of the mass m being displaced with a constant velocity from the point A to point B along various path. ठीक है, various paths in the presence of the gravitational force. In this the equal weight and empty. ठीक है, ये हमारे पास पाथ है और इस तरह से उसने बताया हुआ है. नीचे चलते हैं. The work done by the gravitational force along the path ए डी और बी, ये वाला पाथ हमने उसको बताना है ग्रेविटेशनल फील्ड का. अच्छा जी. द वर्क डन अलॉन्ग द ए डी इज़ ज़ीरो. ए और डी के अंदर ज़ीरो है क्योंकि ये तो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. ठीक है. बिकॉज द वेट एम जी इज़ परपेंडिकुलर टू द पाथ, तो वो उसके परपेंडिकुलर जो बन रहा है इसलिए ये हमारे पास ज़ीरो है इसके अंदर. उसके बाद उसने कहा डी और बी इज़ माइनस एम जी एच. डी से बी तक वो ऊपर जा रहा है तो ये ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो माइनस एम जी एच इज़ परपेंडिकुलर. ठीक हो गया. बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ एम जी इज़ ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑपोजिट है. ठीक है. द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग फ्रॉम ए टू बी जो है, अब ये पूरे पाथ का हमने ए डी और बी का कैलकुलेट किया तो माइनस एम जी एच आ गया. ए सी और बी का करेंगे तो तब भी माइनस एम जी एच आ जाएगा. ठीक हो गया. तो ये आपने एरिया कैलकुलेट कर लेना है आराम से. ठीक है. अब जहाँ पर वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो ये वाला हमारे पास ज़ीरो है, ये वाला उसके डायरेक्शन ऑपोजिट तो माइनस एम जी एच है, उन दोनों को ऐड कर लिया उसने. ठीक हो गया. उसके बाद हम नीचे चलते हैं. लेट अस नाउ कंसीडर द पाथ. अब कर्व पाथ को उसने बहुत सारे इंटरवल्स में डिवाइड किया और फिर भी हमारे पास वर्क डन जो था वो माइनस एम जी एच ही आया. तो इससे हमें पता चला कि जो नेट वर्क डन होगा वो माइनस एम जी एच ही आएगा. वर्क डन इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने बहुत इंपॉर्टेंट करना है, हाईलाइट करें. The field in which the work done be independent of the path followed or the work done in a closed path is zero is the gravitational conservative field. ये भी मार्क करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एज इट इज़ MCQs आते हैं. जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स होती है इट इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो पाथ पर डिपेंड करती है, लेकिन हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती. तो ये बातें आपने याद रखनी है, दीज आर इंपॉर्टेंट. उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पावर. पावर है कि नॉट क्लियर वेदर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड इन और इन 1 आवर. ठीक है. पावर इज मेजर ऑफ द रेट ऑफ द वर्क डन, वर्क इज़ बीइंग डन. तो डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा टी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. लिमिट की तरफ अप्रोच कर जाएगा, बस आपने इसका फॉर्मूला याद रखना है पावर के अंदर.
देन हमारे पास ये वाला जो ब्लॉक है दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। या आपको कई बार वो दे देते हैं कि इलास्टिक स्प्रिंग या इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है। आपको पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंजर्वेटिव। और आपको 3 ऑप्शन ये दे देंगे, 2 ये दे देंगे, इस तरह करके मतलब 3 ये दे देंगे, एक सही वाला दे देंगे और फिर आपने ढूंढना होगा। तो ये वाला ब्लॉक इज़ सो इम्पॉर्टेंट, आपको एक एग्जाम्पल आनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं जी पावर एंड वेलोसिटी की तरफ। तो कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द पावर इन टर्म्स ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी। तो ये बिल्कुल फारिग सा पैराग्राफ है, इसको कुछ इंपॉर्टेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, इसको इंपॉर्टेंस देनी है। इससे यूनिट ऑफ द पावर इज़ वॉट होता है एज 1 जूल ऑफ द वर्क डन इन 1 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद किलोवाट और होता है, इसका यूनिट ये सारे आपने देखने हैं। इसका किलोवाट और वाला यूनिट जो है ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूज़ आ जाती होती हैं आपके न्यूमेरिकल में बाज़-औक़ात कन्वर्जन के। उसके बाद ये जो वैल्यूज़ हैं ये एज सच करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी क्रॉस कर दें। उसके बाद चलते हैं जी हम एनर्जी पे। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क, ठीक है। हमारे पास काइनेटिक आ जाती है, पोटेंशियल आ जाती है। काइनेटिक का फॉर्मूला करना है। नीचे चलते हैं जी हम। द पोटेंशियल एनर्जी इज़ पोजेस्ड बाय द बॉडी, पोजीशन जिसकी होगी उसी पर डिपेंड करेगी। दी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटेशन फील्ड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ हाइट जो गिवन होगी वो mg/h के इक्वल होगी। तो ये बातें आपने याद रख लेनी है। दिस इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिटर्मिन रिलेटिव टू सम आर्बिट्रेरी पोजीशन होगी तो होगी, नहीं तो ज़ीरो होगी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास अर्थ एज अ पोजीशन ऑफ ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी इन सम केसेस अ पॉइंट एट इन्फिनिटी फ्रॉम द अर्थ कैन आल्सो बी चूजन एज ज़ीरो रेफरेंस लेवल। तो हम कोई भी ज़ीरो रेफरेंस लेवल ले लेते हैं फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ compressed स्प्रिंग इज़ द पोटेंशियल एनर्जी possessed बाय द स्प्रिंग ड्यू टू द compressed और द स्ट्रेच स्टेट। दिस इज़ कॉल्ड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो हमारे पास अर्थ की वजह से होती है दैट इज़ द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, और जो हमारे पास स्प्रिंग में स्टोर्ड होती है कंप्रेशन या हमारे पास उसके स्ट्रेच की वजह से, तो दैट इज़ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अंदर एज सच कुछ समझने वाली बात नहीं है, इसको आपने छोड़ देना है। व्हेन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अच्छा जी वर्क डन ऑन द बॉडी इक्वल द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। बस ये बात आप याद रखेंगे जो हाईलाइट हुई है। दिस इज़ नोन एज द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक है। वर्क एनर्जी FD हमारे पास वर्क डन है इज़ इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो इस फार्मूला से आपको पता चल रहा है कि वर्क डन है, ये वर्क डन है हमारे पास, और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो वर्क डन इज़ इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारे पास होता है जी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसके अंदर और एज सच कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी जो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके अंदर क्या है कि जी हम अर्थ से एक आर्बिट्रेरी पोजीशन ले जाते हैं, एक R1 है एक R2 है, उनका डिफरेंस जो है हमारे पास डेल्टा R आ जाता है, ठीक है जी। जैसे कि ये बताया हुआ है कि R2 में से R1 को माइनस किया तो डेल्टा R आ जाएगा, ठीक है। ये हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है फॉर द पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन के लिए, फिर उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है और फिर उनको सबको ऐड ऑन कर लिया है, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारे पास, अब आपको ये सारी डेरिवेशन पे क्रॉस करना है, आपने कुछ भी याद नहीं करना। दी जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी सिचुएटेड एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द अर्थ सेंटर जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपने देख लेना है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है। दिस इज़ नोन एज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। नोट दैट व्हेन R इंक्रीजेज U बिकम्स लेस नेगेटिव, ठीक है। जब R इंक्रीज होगा तो वो लेस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। U इंक्रीजेज, ठीक है। इट मीन्स व्हेन वी रेज अ बॉडी अबव सरफेस फ्रॉम द अर्थ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। A choice of 0 point is arbitrary and only the difference of potential energy from a point to another is significant. उसके बाद whether we consider the surface of the earth or the point at infinity as 0, potential energy refers the change in potential energy as we move a body above the surface of the earth will always be positive. तो हमारे पास जो चेंज होगा अबव द पोटेंशियल एनर्जी का सरफेस ऑफ अर्थ के, तो वो ऑलवेज़ पॉजिटिव होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक हो गया। उसके बाद ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है ये आपने -GMMR आपने याद रखना है। द नेगेटिव साइन शो दैट द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर मास M इज़ अट्रैक्टिव,
ठीक है। माइनस जो है वो अट्रैक्शन को शो कर रहा है। द अबव एक्सप्रेशन गिव्स द वर्क और द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द बॉडी आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड वेयर द पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज़ ज़ीरो। ठीक है, जो माइनस है वो हमारे पास अट्रैक्शन को शो कर रहा है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास सम एस्केप स्पीड्स। तो एस्केप स्पीड्स के अंदर आप मून की याद रख सकते हैं, मार्स की, वीनस, अर्थ की पढ़ लें, बस बाकी ऐसा सच आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतनी कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत काम आती है। उसके बाद हमारे पास आ गया एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होते हैं? इन ऑर्डर इन आर डेली लाइफ एक्सपीरियंस दैट एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड अपवर्ड कम्स बैक टू द ग्राउंड। हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो हमेशा नीचे आ जाती है आफ्टर द सर्टेन हाइट। दिस इज़ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड विद इंक्रीज इनिशियल वेलोसिटी द object rises to the greater height before coming back. If we go on increasing the initial velocity of the body, a range comes when it will not return to the ground. उसको हम कहते हैं escape velocity, यानी जब वो ग्रेविटी की फोर्स से निकल जाती है ऑब्जेक्ट, दैट इज़ कॉल्ड द escape velocity। ठीक है, उसको हम escape velocity कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास इसका फॉर्मूला जो आपके पास है, आपने जस्ट वो करना है, ये वाला 2gm/r और 2gr, और ये इसकी वैल्यू 11 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये आपका जो यूनिट है ये भी इम्पॉर्टेंट है, जस्ट इतना ही आपने करना था इसके अंदर। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है जी इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं। जब हमारे पास हाइट होती है तो तब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, जब हाइट नहीं होती, मोशन होता है जस्ट, तो तब काइनेटिक एनर्जी। तो ये बातें आपने याद रखनी है। अब इसको लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ये बात आपने याद रखनी है, ये वाली। उसके बाद नीचे आते हैं हम, तो नीचे आते हुए इफ़ वी अज्यूम दैट द फ्रिक्शन फोर्स एफ इज़, अच्छा ये तब थी जब हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, हमने फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दिया। जब हमने फ्रिक्शन को भी ऐड किया तो तब हमारे पास माइनस एफ एच, यानी फ्रिक्शन की फोर्स भी माइनस होनी है। तो ये आपने दोनों फार्मूलाज जो हैं इनको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, जो एफ एच के इक्वल है हमारे पास। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास आ जाता है, जिसमें टोटल एनर्जी जो होती है वो सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है। एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड, it can be transformed from one kind into another but the total amount of energy remains constant। तो सारी इंपॉर्टेंट बात उसने इस लाइन में कर दी है, तो ये आपने याद रखनी है, एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड। This is one of the basic laws of the physics. We daily observe many energy transformation from one to another. Some forms such as the electric and the chemical energies are more easily transferred into the other